तो कहानी की शुरुआत कहानी के मेन कैरेक्टर मैक्स से होती है, जो अभी अभी जेल से निकला था। उसके जेल जाने की रीजन एक एक्सीडेंट था जिसमें उसकी अपनी ही फियांसी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मारी गई थी। उस दिन मैक्स नशे में था, इसलिए लड़की का मरना मैक्स पर मर्डर का केस बना देता है। इस एक्सीडेंट ने उसे तोड़ दिया था क्योंकि वो अपनी फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके ऊपर जुल्म ये हुआ कि उसे जेल भी हो गई और जिंदगी उसकी पूरी तरह बिखर गई। मैक्स को जेल से लेने के लिए उसके डैड रफा आए थे, जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। हमें इस टाइम दुनिया का हाल बताया जाता है। दुनिया के सभी मुल्क एक दूसरे से लड़ चुके हैं और अब एटॉमिक वॉर होने का बहुत बड़ा खतरा है। सभी लोग जानते हैं कि एक भी न्यूक्लियर वेपन चला तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। दुनिया के सभी लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल है और लोग अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन में सामने आता है कि मेरा अंडरग्राउंड पार्क, जिसे डिजाइन किया गया है सिर्फ बिलियनर्स के लिए, वो लोग जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार थे। यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी थी, खाने पीने, उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनके मेडिकल तक की। सबसे बड़ी बात कि ये फैसिलिटी बिल्कुल सेफ थी, एक अंडरग्राउंड बंकर के तौर पर बनाई गई थी। चाहे जितने भी न्यूक्लियर अटैक दुनिया पर हो जाते, इस फैसिलिटी के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ भी ना होता, वो लोग सेफ रहते। लेकिन जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, वहीं उन चीजों के नुकसान भी होते हैं। इस फैसिलिटी का एक नुकसान बस ये था कि इसके अंदर आजादी नहीं थी। यहाँ हर चीज मिनर्वा के अकॉर्डिंग होती थी, जो इस फैसिलिटी की मालिक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की हेल्थ और उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट भी ट्रैक की जाती थी, यानी यहाँ पर उनकी प्राइवेसी या उनकी पर्सनल लाइफ सेफ नहीं थी। हम इस टाइम पहले मिनर्वा की स्पीच देखते हैं, जो कि मेरा में आए सभी लोगों को ये यकीन दिलवाती है कि दुनिया में चाहे जितनी भी तबाही क्यों ना हो जाए, कि मेरा बंकर के अंदर ये सब लोग सेफ हैं। उसके बोलने का और उसके स्पीच करने का अंदाज ऐसा था कि कुछ देर के लिए बड़े से बड़े बिलियनर्स उसके सामने खामोश हो गए, यहाँ तक कि उसकी बात मानने भी लगे, जैसे उसके पास कोई मैनिपुलेटिंग पावर हो, यानी इंसानों के दिमाग से खेलने की कोई पावर हो। हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और उसकी फैमिली भी इसी बंकर में रहने के लिए आए थे और पता चलता है कि मैक्स की फियांसे की फैमिली भी इसी बंकर में रहने के लिए आई थी, क्योंकि वो लोग भी बहुत अमीर हैं। लेकिन वो लोग यहाँ मैक्स के आने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो मैक्स को अपनी बेटी की मौत का कातिल मानते हैं और मैक्स को नफरत की नजरों से देखते हैं, जिस वजह से मैक्स का गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। मैक्स की फियांसे की बहन एशिया तो हमेशा अपनी बातों से मैक्स को परेशान ही करती थी, लेकिन एशिया के डैड ग्लेर्मो उसे समझाते हैं कि जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इन सब लोगों को खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे और साथ ही में नोटिस करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सभी लोगों को यूनिफॉर्म्स पहनाए गए थे, जैसे वो आजाद जिंदगी ना गुजार रहे हों, बल्कि किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हों। हर टाइम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और न्यूज चैनल्स के जरिए ये लोग बाहर की दुनिया की सिचुएशन देख पा रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इस वजह से लोग पैनिक भी करते हैं और शुक्र भी करते हैं कि वो लोग कमेरा के अंदर हैं और उस सारी तबाही से बचे हुए हैं। पर एक दिन उनका ये भरम भी टूट जाता है कि वो लोग बंकर में सेफ हैं। बाहर दुनिया में होने वाले एक ब्लास्ट का असर पूरी तरह बंकर को हिला देता है। उसमें बुरे झटके लगते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं और लीकेज भी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के सेफ्टी के लिए लोगों को डूम सिटी के अंदर लेकर जाया जाता है, जो इस बंकर की सबसे सेफ जगह है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जब लोगों को ये शक होने लगता है कि बाहर की दुनिया में उतनी भी तबाही नहीं मची हुई जितनी यहाँ इस कैमरा के अंदर दिखाई जा रही है। जिन स्क्रीन्स पर ये लोग न्यूज देख रहे थे, लाइट्स के ऑफ होने की वजह से उन्हें स्क्रीन्स में कुछ ऐसे ग्लिचेस दिखाई जाती हैं, जिनसे लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सब फेक तो नहीं, क्या बाहर की तबाही को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बताया जा रहा। और ये बात सच भी निकलती है। अलबत्ता अंदर के लोग तो सच्चाई अभी भी नहीं जानते, पर हमें बाहर की दुनिया एक नॉर्मल माहौल में दिखाई जाती है।
पता चलता है कि बंकर के इर्द गिर्द फेक बॉम्बिंग की गई थी ताकि अंदर बंकर के लोगों को बाहर की दुनिया की खराब सिचुएशन दिखाई जा सके। असल में मिनर्वा जो इस जगह की मालिक है वही सभी बिलियनर्स को पागल बना रही है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों रुपए देकर इस बंकर के अंदर आए हैं। अब यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट ये रिवील होता है कि वो सारा जंग का डर, बिलियनर्स का इस बंकर में आना उनकी सेफ्टी की सोच नहीं था, बल्कि ये सब एक एक चीज मिनर्वा का बनाया एक हाई स्टैंडर्ड प्लान था। उसने बड़ी जहानत से अपनी टीम के जरिए बिलियनर्स के आसपास ऐसे सिनेरियोस क्रिएट किए, ऐसे हालात बनाए कि उन्हें लगा दुनिया के हालात बहुत खराब हैं और जंगों की वजह से सब मारे जाएंगे। उनके दिल में डर बिठा दिया और इसी डर का फायदा उठाते हुए उन्हें बंकर तक वो ले आई। जो सीन्स और खबरें बंकर के अंदर दिखाई जा रही थी वो सब झूठ थी, AI से जनरेट की हुई थी ताकि लोग और भी ज्यादा खौफ में आ जाएं और बंकर से बाहर जाने का सोचे ही ना। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ बंकर की जिंदगी से थोड़ा तंग आने लगे थे। उन्हें यहाँ पर जेल वाली फीलिंग आने लगी थी क्योंकि उनकी हर चीज पर नजर रखी जाती थी। वो यूनिफॉर्म्स में रहते थे, आजादी का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ से निकलने का नहीं सोचते क्योंकि मिनारा ने इन सब को बहुत ज्यादा डराया हुआ था। उसने छोटी सी छोटी चीज की डिटेल पर इतना काम किया था कि लोग उस पर शक भी नहीं कर पाए थे। बंकर को उसने जब झटके लगवाए थे आर्टिफिशियल इंजन के जरिए, तब उसने ऐसे साउंड्स पे क्रिएट किए जो अंदर बंकर के ऐसे सुनाए गए जैसे बाहर बॉम्ब फटा हो। और इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से लोगों को कुछ और समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है इस सारी सिचुएशन की वजह से। वो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे पहले ही क्लॉस्ट्रोफोबिया था, यानी वो तंग और बंद जगहों पर नहीं रह सकती थी और ऊपर से जंग और मरने का डर उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि वो खुद की जान लेने की वॉशरूम में कोशिश करती है। एशिया जो खुद भी इस टाइम वॉशरूम में थी उसे भिनक पड़ जाती है और वो उस लड़की को बचाने के लिए जाती है। एशिया जब तक वहाँ पहुंची वो लटक चुकी थी। एशिया ने उसे गोद में पकड़ा और फिर ऊपर चढ़कर उसकी रस्सी काट दी। जब तक वो नीचे गिरी तब तक उसकी सांसें बंद होने वाली थी। एशिया जो कि एक डॉक्टर थी वो उसे CPR देती है और उसकी जिंदगी रिवाइव कर देती है, यानी उसे मरने से बचा लेती है। दिखाया जाता है वो लड़की जो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मॉनिटर कर रही थी। वो देखती है कि सभी लोगों के वाइटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी हार्ट बीट, उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि वो सब मिनर्वा की दिखाई हुई डिस्टर्बिंग सीन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी की भी जान जा सकती है और मिनर्वा की अब अपनी फ्रेंड ही आकर उसे ये सब रोकने को कहती है। वो उसे कहती है कि अगर सच में ये सब कुछ हो रहा होता तो मैं तुम्हारे इस बंकर वाले प्लान का अच्छे से साथ देती, लेकिन तुम तो लोगों को वो रियलिटी दिखा रही हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी तरफ राफा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जब अपने बेटे मैक्स के साथ खाना लेने के लिए मेस तक पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि मेस के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें टाइम से पहले खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर राफा को गुस्सा आ जाता है और वो खुद खाना उठाने लगता है। स्टाफ का एक मेंबर जब उसे रोकता है तो यहाँ मैक्स और स्टाफ के मेंबर की लड़ाई हो जाती है और मैक्स उससे पूछता है कि तुम लोग हमारी सेफ्टी के लिए हो या फिर हमें मारने के लिए। इन दोनों के दरमियान में जब लड़ाई होती है तो मैक्स उस स्टाफ मेंबर का टीजर छीन लेता है। दिखाया जाता है कि ये पूरी लड़ाई पूरा स्टाफ यहाँ तक कि मिनर्वा खुद भी देख रही थी, पर कोई भी कुछ नहीं करता और इस तरह मिनर्वा की दोस्त को गुस्सा आ जाता है जो पहले ही ये सब मिनर्वा को बंद करने को कह रही थी। वो साइड में जाकर साफ साफ मिनर्वा से कह देती है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ ये सब कुछ छोड़कर। और इतनी ही देर में यहाँ पर मिनर्वा का भाई आ जाता है। दिखने में तो काफी वो रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसका लहजा बहुत ही ज्यादा सर्द था। वो उस लड़की से कहता है तुम्हें सिर्फ इस टाइम रिलैक्स होने की जरूरत है, ये टैबलेट्स खाओ और रिलैक्स करो। मिनर्वा की दोस्त उसके हाथ को झटक देती है और कहती है नहीं खानी तुम्हारी कोई दवाई। इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, मिनर्वा का भाई गुस्से में उसे यहाँ से नीचे फेंक देता है धक्का देते हुए। नीचे गिरकर वो लड़की मर जाती है और इसके गिरने की आवाज से मिनर्वा का भाई खुद डर जाता है। वो मिनर्वा से कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके कहते ही सीन्स कट हो जाते हैं और फ्लैशबैक में हमें किलर्मो का पास्ट बताया जाता है, जो पैदा ही एक बिलियनर फैमिली में हुआ था। उसका पैसा और कॉन्टेक्ट्स उसके दादा से उसे मिले थे, यहाँ तक के बिजनेस भी जिससे उसने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसने हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ गुजारी थी,
और वो जहाँ भी जाता था अपना कंट्रोल बना लेता था। वहाँ पता चलता है कि मिनर्वा ही पास्ट में गिलर्मो के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन अपने स्टाफ को बता रही थी, और ये चीज जाहिर करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे गिलर्मो के साथ, उन सब पर पहले मिनर्वा ने रिसर्च की थी और उन सब को ही अपने ही प्लान के तहत मिनर्वा इस बंकर तक लेकर आई है। अब सीन कट होकर हमें बंकर के अंदर का सीन यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टाफ को मिनर्वा की फ्रेंड की लाश मिल जाती है। बंकर का सीन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और स्टाफ भी परेशान हो जाता है। उसकी मौत कैसे हुई थी, सब ये सवाल उठाने लग जाते हैं। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जहाँ तो ये दिख रहा था कि खुद मिनर्वा की फ्रेंड ने उसी जाल से गिरकर अपनी जान ली, जहाँ से उसे मिनर्वा के भाई ने धक्का दिया था। पर हकीकत तो जानते हैं हम, ये फुटेज नकली थी और इसे AI के जरिए जनरेट किया गया था। इसी टाइम मिनर्वा यहाँ पर एक और आदमी के मरने की फुटेज सभी लोगों को दिखाती है। ये आदमी सच में मरा नहीं था, बस इसकी फुटेज ही मिनर्वा ने सबको दिखाकर सबके दिमागों को एक और मर्तबा कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि इस आदमी की मौत यहाँ पर रेडिएशंस की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इफेक्ट हो गया है। वो मैक्स के डैड राफा से कहते हैं कि तुम दोनों ने कल जो लड़ाई की थी स्टाफ मेंबर्स के साथ, उसकी वजह से यहाँ के सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। मैक्स के पास इस टाइम एक टीजर गन है और मैं चाहती हूँ कि वो ये टीजर गन वापस स्टाफ को दे दे। इधर एशिया के दिमाग में भी कोई खिचड़ी पक रही थी। कोई नहीं जानता था वो क्या सोच रही है, लेकिन वो यहाँ के एक स्टाफ मेंबर से जाकर कहती है कि मेरी बहन का ब्रेसलेट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था वो मेरे से सिंक में गिर गया है और मुझे वो वापस चाहिए।